नमस्कार, न्यूज स्टैंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश की, जहां उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी की तरफ से जहां सांसदों, मंत्रियों और विधायकों की फौज तैयार है, तो वहीं कांग्रेस ने भी उपचुनाव वाली हर सीट पर 10-10 विधायकों को तैनात करने की तैयारी कर ली है। हालांकि इस उपचुनाव और उसके नतीजों से मौजूदा सत्ता के समीकरणों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। आज चर्चा इसी मसले पर। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। चुनावी क्षेत्रों में बीजेपी कांग्रेस नेताओं की चहलकदमी बढ़ती जा रही है। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी ने इसमें ताकत झोंकनी शुरू कर दी है, उससे साफ जाहिर है कि उपचुनाव में दोनों ही दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बात करें कांग्रेस बीजेपी की तैयारियों की, तो बीजेपी ने 14 मंत्रियों, 26 सांसदों और विधायकों को जिम्मेदारी सौंप दी है। संगठन के पदाधिकारियों को भी जवाबदेही दी गई है। खंडवा लोकसभा की हर विधानसभा सीट पर एक मंत्री की तैनाती की गई है, तो वहीं कांग्रेस ने उपचुनाव वाली 3 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। कांग्रेस उपचुनाव वाली सभी सीटों पर 10 विधायकों को भी तैनात कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस इतनी ताकत क्यों झोंक रही है, क्योंकि इन उपचुनाव में कांग्रेस यदि सभी सीटें जीत भी जाए तो भी उसकी सत्ता में वापसी मुमकिन नहीं है, और बीजेपी अगर सभी सीटें हार भी जाए तो भी उसकी सत्ता बरकरार रहेगी। फिर भी उपचुनाव के मायने इतने खास क्यों हैं? दरअसल बीजेपी कांग्रेस की 2-2 सिटिंग सीट है। आने वाले समय में निकाय के चुनाव है। नतीजों से निकाय चुनाव का माहौल बदल सकता है। 2023 के चुनाव के लिए अब करीब 2.25 साल बचे हैं। उपचुनाव के रिजल्ट की छाप 2023 में भी दिख सकती है। किसी की सिटिंग सीट पर सेंधमारी हुई तो किरकिरी होगी। दमोह में एक सीट बीजेपी पहले ही हार चुकी है। अगर उपचुनाव में नुकसान हुआ तो सवाल उठेंगे। अमूमन ये देखा जाता है कि उपचुनाव में उसी दल की जीत होती है जो सत्ता में होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के लिए माहौल पक्ष में है। लेकिन आखिर क्यों बीजेपी उपचुनाव को लेकर इतनी अलर्ट मोड पर दिख रही है? तो जानकारी के मुताबिक दमोह उपचुनाव में हार से बीजेपी सतर्क है। दमोह में भीतरघात में बीजेपी हार गई थी। दमोह में कोरोना की वजह से बड़ी उपलब्धि नहीं थी। इस बार 4 सीटों पर मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव वाले इलाके में मंत्री सक्रिय रहेंगे। क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी आएगी। जमीनी तैयारी में कोई चूक नहीं होगी। मंत्रियों सांसदों की मौजूदगी से माहौल बनेगा, लिहाजा इससे कांग्रेस को लीड का मौका नहीं मिल पाएगा। बहरहाल मध्य प्रदेश में उपचुनाव सिर्फ सत्ता के लिहाज से ही नहीं, बल्कि बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों के लिए भी प्रदेश की भावी राजनीति में उनकी भावी भूमिका को तय करने वाला हो सकता है। लिहाजा कोई भी खेमा, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। टीम न्यूज स्टेट। और आखिरकार ये उपचुनाव इतना खास क्यों है, दोनों पार्टियों के लिए चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद मालू जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। अजय सिंह यादव हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ जयंत वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत गोविंद जी आपके साथ ही। आखिरकार ऐसा क्या है इस उपचुनाव में सर कि तमाम मंत्री सांसदों की ड्यूटी लगा दी गई है? क्या ये दमोह का डर है, क्योंकि ना तो सरकार बदलने वाली है आप लोगों की, कोरोना का टाइम है, अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही तैयारी जिस स्तर पर हो रही है, आखिर क्या डर लग रहा है बीजेपी को? हमारे लिए कोई डर भी नहीं है और हमारी पद्धति हमेशा काम करने की रही है। सांसद हो या विधायक, वो है कार्यकर्ता मूल रूप से पहले पार्टी का, और इसलिए उसको जिम्मेदारी हमेशा दी जाती रही। हर चुनाव को जीत के लिए लड़ा जाना, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीत के लिए लड़ा जाता है। और जीत के लिए लड़ा जाता है तो उसका भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट करती है, चाहे वो सेक्टर में बांटना हो, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र में बांटना हो, लोकसभा क्षेत्र को, और उसके भी और नीचे तक विकेंद्रित व्यवस्था करके, और हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे
जिनको तैनात किया जाता है, क्योंकि हमने जो हमारी बूथ की इकाई है, जो हमारा मतदान केंद्र है, हम उसको केंद्र बिंदु बनाकर और सारी अभियान, कार्यक्रम और रणनीति को अंजाम देते हैं। इसलिए हम उसका अध्ययन भी करते हैं कि किन सेक्टर्स में, किन मतदान केंद्रों पर हमको वोट कम मिले, जहां हमारा वोट का प्रतिशत बढ़े, हमारा जनाधार बढ़े। तो जनाधार बढ़ाने के लिए एक ये लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि गोविंद मालू जी, अगर आधी सरकार केवल 3 सीटों पर फोकस करेगी या 4 सीटों पर फोकस करेगी तो जो कामकाज है उस पर असर पड़ेगा? अगर 14 मंत्री की ड्यूटी लग जाएगी वहां पर, तो वो वहां पर फोकस करेंगे, चुनाव पर फोकस करेंगे, अपने मंत्रालय पर फोकस करेंगे। एक अकेले को एक क्षेत्र की जवाबदारी नहीं दी गई है जो दिन भर वहीं लगे रहना है। मैंने कहा ना, माइक्रो मैनेजमेंट, एक विधानसभा में 3-3, 4-4 कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है और वो नीचे तक की व्यवस्था दी गई। इसलिए कामकाज पर कोई असर आने वाला नहीं है। उनको केवल वहां क्षेत्र में जाकर उसकी मॉनिटरिंग करना है, जनता के बीच में रहना है और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। देखिए, कई बार तो जो सत्ता पक्ष होता है वो नजरें चुराता है, लेकिन हम नजरें मिलाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमने काम किया है जनता के प्रति। जो हमारा दायित्व है उसको निभाया है। जन कल्याण और जन सरोकार की नीतियों का क्रियान्वयन नीचे तक, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचा है। और हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, कार्यकर्ता, वो सब जनता के साथ संवाद बनाए रखते हैं। और ये एक बहाना है चुनाव तो, कि हम जनता के बीच में सीधे संवाद रखने का हमको अवसर मिलता है। अजय सिंह यादव जी, मंदी मंद मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन अब ये तो नहीं कह पाएंगे कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि आप लोग भी अपनी पूरी फौज खड़ी कर रहे हैं सर वहां पर, एक सीट पर 10-10 विधायक। देखिए लोकेन जी, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि निर्वाचन आयोग सबसे पहले तो चुनाव करवाने से पहले कोविड के हालात की समीक्षा करे। कोई भी राजनीति प्रदेश की जनता की जान से कीमती नहीं हो सकती है। जब हालात इस तरह के अनुकूल हों, तीसरी लहर का खतरा न हो, तभी चुनाव करवाए जाना चाहिए। इस तरह की राजनीति के कांग्रेस पक्षधर नहीं है। अब रही बात चुनाव की, देखिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, मुद्दे हैं प्रदेश की जनता के। पिछले 1.5 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हमारे कार्यकर्ता अपनी बात पहुंचाते हैं, भाजपा को जनता के सामने उजागर करते हैं, लेकिन आज आप देखिए 30,000 चयनित शिक्षक इसलिए धरने पे बैठे हैं क्योंकि उन्हें चयन होने के बाद नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, जबकि 3 साल हो गए उनकी प्रक्रिया चलते हुए। मध्य प्रदेश में तमाम पंचायतों के कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, तमाम अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की, तब जाके उन्हें इंक्रीमेंट दिया गया। तमाम स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल करी, नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल करी। ये मुद्दे हैं, लेकिन अजय जी एक चीज बताइए, आपने कहा कि चुनाव तब होने चाहिए जब हालात बेहतर हों, तो अभी तो घोषणा हुई नहीं सर चुनाव की, फिर आप लोग इतने एक्टिव क्यों हो गए अभी से? अब ये जो विधायकों को जिम्मेदारी मिली है, जाहिर बात है ये इलाकों में जाकर छोटी छोटी सभाएं करेंगे, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। तो आप लोगों को तो बचना चाहिए था कि अभी हमें जब चुनाव आयोग ने कोई घोषणा नहीं की तो ये फौज क्यों तैयार किया आपने फिर? देखिए लोकेन जी, हमारे किसी भी प्रभारी कार्यकर्ता नेता द्वारा किसी भी चुनाव वाले क्षेत्र में कोई पब्लिक गैदरिंग का कार्यक्रम नहीं किया गया है और ना ही अभी कोई मैंने बोला ये करेंगे, मैंने कहा कि ये छोटे छोटे कार्यक्रम तो करेंगे ना आप जाकर, अगर इन्हें जिम्मेदारी मिली है। कोई ने जिम्मेदारी मिल गई है, घर बैठने के लिए थोड़ी दी आप लोगों ने जिम्मेदारी। लोकेन जी, हम अपने कार्यकर्ताओं की बैठकें छोटे छोटे समूह में चार्ज करके अपनी गतिविधि चालू करेंगे। हमारा कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी का एक माइक्रो मैनेजमेंट है। 2018 के चुनाव के पहले भाजपा कहती थी कांग्रेस मैदान में नहीं है, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैदान में कांग्रेस ही कांग्रेस थी। जिस तरह से दमोह का परिणाम आया, जनता ने भाजपा को सबक सिखाया। मैंने आपसे पहले कहा, हमारी प्राथमिकता है जनता की जान। चुनाव आयोग को चुनाव करवाना ही नहीं चाहिए अगर हालात ठीक ना हो, और हालात ठीक होंगे। निकाय चुनाव को लेकर तो कह दिया इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में, तो आप चाहते हैं कि अभी चुनाव नहीं होने चाहिए प्रदेश में? देखिए, क्योंकि कुछ रोज पहले आप ही कह रहे थे कि पार्टी भाग रही है चुनाव से। ये भारतीय जनता पार्टी को तो जनता सबक सिखाएगी जब भी चुनाव होंगे, लेकिन हम सत्ता लोलुप नहीं है कि प्रदेश की जनता की जान जोखिम में डालें। इसलिए हम निर्वाचन आयोग से अपील करते हैं कि हालात को देखते हुए चुनाव करवाएं। ये सरकार पूरी तरह फैल हुई है, प्रदेश में एक वर्ग ऐसा नहीं है
जो इस 1.5 साल में परेशान ना हुआ हो। मालू जी मुझे बता दें, मैं उसी की परेशानी बता दूं। सभी वर्ग समान रूप से परेशान है। 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना से भी बड़ी मुसीबत बन के आई है प्रदेश की जनता के ऊपर। होने दीजिए चारों चुनाव लोकेन जी, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। ठीक, जयंत वर्मा जी, सवाल ये है कि अगर उपचुनाव को लेकर भी इस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टियों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उपचुनाव? दूसरा सवाल ये कि जब इस तरीके से तमाम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको जगह मिल पाएगी सर? अगर ये वहीं के लोग चुनाव लड़ते, विशेष परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, कोरोना की वजह से चारों जनप्रतिनिधियों की जान गई, विशेष परिस्थितियां हैं, लेकिन वहां पर तमाम लोग पहुंच जाएंगे तो अपनी राजनीति होगी, फिर वहां के स्थानीय मुद्दे कहां रह जाएंगे? कम से कम उपचुनाव को वहां के लोकल लीडर्स लड़ लें, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया है। पूरी सरकार वहां जुट जाएगी, सारे विपक्ष के विधायक वहां पर जुट जाएंगे। देखिए लोकेन जी, ये चुनाव दोनों ही पार्टी के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि जो जनाधार अभी उनको मिला हुआ था पहले चुनाव में, जो पिछले विधानसभा चुनाव में, तो वो जनाधार और ज़्यादा अब सशक्त हो रहा है। और जिस प्रकार दमोह में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली गई सीट, तो उसी प्रकार से यदि यहाँ पे भी कांग्रेस सीट पे कब्जा कर लेती है तो ये उनका मैसेज पूरे लोगों में जाएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जो है वो जनता से खत्म होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है क्योंकि एक तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं, कोरोना की बात है, दूसरा बेरोजगारी जो कोरोना के पूरे लॉकडाउन के दौरान फैली है, किसानों का आंदोलन है, अभी जो पेगासस का मामला चल रहा है, तो इन सब लेके एक चौतरफा हमला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो रहा है। और ऐसी स्थिति में कितना स्थानीय मामले और कितने राष्ट्रीय और कितने अंतर्राष्ट्रीय मामले इसमें निर्णायक होंगे, ये भी एक देखने की बात है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यदि सभी सीटें हार भी जाती तो उनकी सरकार पे कोई आंच नहीं आने वाली है, किंतु फिर भी शिवराज सिंह जी को ये बताना है कि भाई उनकी जो सरकार है वो अभी भी जनता के मतलब जयंत वर्मा जी, आपको नहीं लगता कि अगर मंत्री सारे वहां पर आधे से ज्यादा मंत्रियों की ड्यूटी लग गई है चुनाव में, तो उससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा? आपको ये बात में सच्चाई नजर आती है? देखिए, ऐसा तो पूरे जो बंगाल के चुनाव हुए तो पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के लोगों को और मंत्रियों को वहां पे ड्यूटी लगाई गई थी। तो ये तो होता है, तो उससे असर तो हुआ ही सर। हमने देखा कि जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काम करके चले विपक्ष के नेता कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जब कोरोना फैल रहा था तब यहाँ के नेता प्रचार में जुटे हुए थे, और ये हर राज्य की स्थिति थी। तब ना लॉकडाउन लगाए गए, ना ध्यान दिया गया। उसके बाद जब स्थिति बिगड़ गई तब सबको समझ आया कि हाँ, चुनाव में जाना गलत है। वो काम तो प्रभावित हुआ सर, यहाँ पर कोई समीक्षा नहीं हुई दोनों राज्यों में उस दौरान। और दूसरा काम तो प्रभावित होता है। वैसे भी आचार संहिता लग जाती है तो कोई नीतिगत फैसले और कोई बड़े फैसले तो नहीं लिए जा सकते हैं, पर फिर भी ये है कि अब सरकार की प्राथमिकताएं जो हैं वो सरकार है ना सर कि अब अन्य जगहों पर तो आप अपना कामकाज कर सकते हैं ना, 3-4 जगह पर उपचुनाव है, वहां पर चलिए आप कोई नीतिगत फैसले नहीं ले सकते। ये इसलिए सवाल था। बाकी तो जब मेन चुनाव होगा तब तो उतरना ही है सबको मैदान में। हाँ, वो तो है, परंतु मुझे लगता है कि ये साख की बात है। ये पूरा हमारे मुख्यमंत्री के लिए ये साख की बात है कि ये सारे सीटें वो निकाल लें, और इसीलिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं और पूरी सरकार को उसमें झोंक रहे हैं। गोविंद मालू जी, आपको लगता है कि चुनाव अब जो भी सरकारें देश में, उनके लिए चुनाव में उतरना एक चुनौती तो है, क्योंकि कोरोना ने एक तो सारा ध्यान डाइवर्ट कर दिया अपनी तरफ ही,
मुख्यमंत्री ने आज इस बात को कहा भी जब बच्चियों से बातचीत कर रहे थे कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं कोरोना से ही लड़ने में ज़्यादातर समय जा रहा है। और दूसरा, सेकंड वेव में जिस तरीके से हमने देखा, त्राहिमाम मचा, सरकारों ने अपनी अपनी कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी उस समय में। इसका कितना इम्पैक्ट मानते हैं? और ये चुनाव भी उन्हीं परिस्थितियों में हो रहा है क्योंकि 4 जनप्रतिनिधि हमारे कोरोना की वजह से नहीं रहे हमारे बीच। तो इसका कितना इम्पैक्ट आपको लगता है कि सरकारों के खिलाफ जा सकता है या मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जा सकता है? लोकेंद्र जी, जहां तक लहर का सवाल है, अभी कोरोना का तीसरी लहर नहीं आई है और अभी सामान्य स्थिति है। चुनाव आयोग तय करेगा कि कब कराना, जब उनको अनुकूलता होगी, जब ये देखेंगे कि वास्तव में चुनाव हो सकते हैं तब चुनाव कराएंगे। लेकिन कांग्रेस तो अभी से चुनाव से भाग रही है। जो हमारे मित्र कह रहे थे कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए कोरोना के कारण, तो ये चुनाव से क्यों बच रहे हैं? इसीलिए बच रहे हैं कि जनता ने इनको आईना दिखाने की तैयारी कर ली है। पहले भी दिखाया और अब फिर दिखाई। एक शेर याद आता है, किसी को अपना पता नहीं होता है जिनके घर कोई आईना नहीं होता। तो ये कांग्रेस की स्थिति, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। जनता के बीच में वो जनता से नजर नहीं मिला सकते। 15 महीने की उनकी सरकार ने जो मध्य प्रदेश में हंगामा बरपाया है उसको, और भ्रष्टाचार की जो गंगा बहाई है उसको देखते हुए जनता इनके शासन से त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन, विकास और सामाजिक नीतियों के क्रियान्वयन से प्रसन्न है। निश्चित रूप से कोरोना एक बहुत बड़ा संक्रमण, एक बहुत बड़ी महामारी थी और उसमें सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। सरकार ने अपने तय पूरे प्रयास किए, लेकिन चूंकि वो महामारी अनप्रेडिक्टेबल होती है, कितने लोग उसमें जद में आएंगे, कितने उसमें किस तरह का संक्रमण और किस तरह का इस चीज को लोगों को कैसे समझाएंगे सर? हम नहीं कर सकते कि अनप्रेडिक्टेबल थी, हम तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी इसको समझा पाएंगे लोगों को आप? हमारे जनप्रतिनिधि नहीं बच पाए, जिनको हम सुविधा दे सकते थे वो भी नहीं बच पाए। मेरी बात सुनिए, हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता और जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, दूसरे कार्यकर्ता, वो सब जनता के बीच में उनके सहयोग के लिए, उनकी उस आपदा में अपना योगदान, उनको उससे उबारने के लिए लगातार उनकी सेवा में लगे रहे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जनता ने इस बात को अनुभूत किया है कि कई लोगों ने उनकी बहुत मदद की है और सरकार ने अपने स्तर पर की है मदद पूरी तरह से। जितना हमारी क्षमताएं हैं उससे भी ज्यादा क्षमता को विस्तार करके, लेकिन क्षमता के विस्तार की एक सीमा होती है, उस विस्तार की उस सीमा तक एक चीज बताइए गोविंद मालू जी, एक चीज बताइए सर, क्योंकि जब हमने पिछला चुनाव देखा था दमोह का, मुद्दा ये है कि सरकार ने आफ्टर कोविड जिस तरह से जो पीड़ित जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए जो योजनाएं घोषित की है, उनका लाभ उनको पहुंचाने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया है, वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा विकास कभी बाधित नहीं हुआ, हमारे सामाजिक सरोकार की योजनाएं बाधित नहीं हुई, खाद्यान्न और राशन की उपलब्धता बराबर लोगों तक पहुंचाई गई। ये सब जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और ये जो कांग्रेस की तरफ से गिराए गए कि धरने प्रदर्शन लगातार हो रहे थे, हमने कुछ नहीं किया होता तो हम जाते ही क्यों जनता के बीच? ये जो नाराजगी देखने को मिल रही है कर्मचारियों की, डॉक्टर्स की, किल करुणा अभियान चलाया, शिक्षकों की, क्या ये मुश्किल में नहीं डालेगी? हर वर्ग तो सर धरना दे रहा है लगभग। जनता पूरे शासन के ओवरऑल जो उसकी परफॉर्मेंस है और जो उसकी क्रियान्वयन की शक्ति और ताकत है उसके आधार पर, और नेतृत्व की इच्छा शक्ति जो है और उसकी जो जनता के प्रति प्रतिबद्धता का जो आग्रह है उसको देखकर लोग वोट देते हैं और उसको देखकर ही लोग इस बात के लिए प्रेरित होते हैं कि क्या भ्रष्टाचारी शासन पसंद है कि ईमानदारी से शासन चलाने वाले लोग पसंद है। ठीक है, अजय सिंह यादव जी, आपको लगता है कि एक दमोह की जीत, क्योंकि उससे पहले जब हम 2018 के चुनाव को भी देखते हैं तो बीजेपी कहती है हमारी सीट ज्यादा, वोट शेयर ज्यादा था कांग्रेस से उस वक्त भी, बेशक सीटें ज्यादा थी आपकी। ठीक, उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें भी आप केवल 8-9 सीट जीत पाए।
केवल एक दमोह में जो जीत मिली है उससे आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि आप वापस जा सकते हैं? और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो संगठित दिखनी चाहिए कांग्रेस, बदलाव नहीं हो पा रहे हैं बड़े स्तर पर, लगातार मांग उठ रही है। कमलनाथ को लेकर भी बीच बीच में मांग उठती रहती है। अब वो दिल्ली से आए तो लगा कोई नया फॉर्मूला आएगा, 15 दिन में बहुत बड़े बदलाव हो जाएंगे, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो दिक्कतें हैं आप लोगों के साथ वो दूर हो गई हैं तमाम एक चुनाव जीतने से खाली? देखिए लोकेश जी, सबसे पहले तो मैं मालू जी की बात नहीं समझ पाया। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी चुनाव से भाग रही है। मैं आपको कोरोना की दूसरी लहर याद दिला दूं। जब प्रदेश की जनता कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रही थी, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दमोह के विधानसभा प्रभारी थे। 1 महीने तक उन्होंने भोपाल का मुंह नहीं देखा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस भाग रही है। जनता ने आपको सबक सिखाया, धन बल बाहुबल कुछ भी काम नहीं आया। आप अपनी परंपरागत सीट 20,000 मतों से हार गए। कांग्रेस पार्टी में किसी तरह के मतभेद का सवाल नहीं है। देखिए जनता इन्हें पहचान चुकी है। 28 उपचुनाव हुए तो बड़े बड़े झूठे वादे किए, उन वादों का क्या हुआ मालू जी बता दें। 99% घोषणाओं को पलट के नहीं देखा शिवराज सिंह चौहान जी ने। यहाँ तक कि ग्वालियर नगर निगम द्वारा तो जिन क्षेत्रों के लिए घोषणा की गई, फंड वापस मंगा लिया गया। दमोह में मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी चुनाव के पहले, एक ईंट नहीं रखी उपचुनाव होने के बाद। तो केवल जुमलेबाजी, झूठ बोलना, चुनाव जीतने के लिए जनता को धोखा देना, आप सावन के अंधे जैसी बात कर रहे हैं। प्रदेश खुशहाल है। बताइए एक वर्ग का नाम मुझे बताइए। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से तबादला खुले हुए हैं, लेकिन उद्योग खुला हुआ एक लिस्ट नहीं खुली, एक लिस्ट नहीं निकल पाई 29 दिन में। और आज ने तबादलों की तारीख बढ़ानी पड़ी क्योंकि तबादला उद्योग के पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए 1 जुलाई से जब तबादला नीति खुली हुई है मध्य प्रदेश में, तो सूचियां क्यों नहीं निकल पा रही है मालू जी? बताइए एक जायज कारण बता दीजिए। कांग्रेस ने रोका हुआ है, कांग्रेस ने रोका हुआ है। आप मुझे बताइए अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, किसान कर्जा माफी, बिजली के बिल जो हम 100 रुपए 100 यूनिट देते थे, सभी वर्गों को किसने परेशान किया? भारतीय जनता पार्टी को जनता पहचान चुकी है मालू जी। मालू जी अब ये झूठ की राजनीति नहीं चलने वाली है। दमोह का सिलसिला आगे बढ़ेगा। उपचुनाव तो होने दीजिए, उपचुनाव होने दीजिए मालू जी चुनाव होने दीजिए। चलिए देखते हैं चुनाव का ऐलान कब तक होता है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, ठीक है। अब मेरे पास समय वैसे कम है, मैं आखिरी कमेंट जयंत वर्मा जी से लूंगा। जयंत वर्मा जी, दमोह का चुनाव अगर थोड़ा पीछे लेकर चलें, कहा तो ये गया कि जयंत मलैया परिवार की वजह से चुनाव हार गए राहुल लोधी वहां पर। अब उसमें क्या रोल रहा, बाद में कोई बड़ी कार्रवाई हमें तो देखने को नहीं मिली, नोटिस जरूर दे दिया गया था जी। आपको क्या लगता है, क्योंकि उस समय पूरे प्रदेश में लॉकडाउन था दमोह को छोड़कर, कोरोना वायरस पैर पसार रहा था, क्या वो एक कारण रहा दमोह हारने का? या जो मलैया परिवार का फैक्टर था वो कारण रहा? और इन चुनावों में किसके लिए ज्यादा मुश्किल आपको नजर आ रही है? देखिए ये तो सर्वविदित है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की आज से 3 साल पहले 2 साल पहले एक छवि थी और लोगों की जो इसके बारे में एक इमेज थी, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। अभी संसद में पूरे हिंदुस्तान में 2 महीने तक का सारे चैनल ने लाइव कमेंट्री दी कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, और उसके बावजूद भी संसद में इन्हीं की सरकार है, उसने कह दिया कि देश में एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। तो ये बड़ी भारी एक साख पे एक बड़ा भारी ये चुनौती हुई है साख के लिए। और मुझे लगता है आम जनता अब ये चूंकि ये चारों चुनाव कोरोना को ही फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि चारों हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उसी से शिकार हुए थे, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल शायद चुनौती रहने वाली है और इसीलिए तमाम लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई है। कांग्रेस भी हालांकि पीछे नहीं है। सर माफी के साथ रोक रहा हूं मैं, समय इतना ही है फिलहाल। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो उम्मीद है कि चाहे वहां पर कितने ही लोग मौजूद रहें, लेकिन जनता अपने मुद्दों को ना भूले, कोविड को ना भूले, जिसकी वजह से जो जनप्रतिनिधि उन्होंने पिछली बार चुने थे वो नहीं है उनके बीच, और दोबारा से उपचुनाव में जाना पड़ रहा है। हालांकि डेट अभी नहीं आई है, जब आ जाएंगी तो उसके बाद साफ हो जाएगा और जनता को तय करना है कि कौन सही है कौन गलत। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।